धीरज इसी सोच में है कि कौन होगा यह नौसिखिया जादूगर शिष्य जिसने ये चमत्कार किया। साथ ही उसे इस बात की भी अधिक चिंता थी कि यदि स्क्रोल समय पर तैयार नहीं हुए तो वो अपने शिक्षक जादूगर बलवंत को क्या मुंह दिखाएगा। मगर अब उसकी चिंताएं विवेक की बात सुनकर खत्म हो गई। धीरज ने गहरी और लंबी सांस ली और विवेक को देखते हुए कहने लगा, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम जल्द से जल्द ऑर्डर पूरा कर पाएंगे। अच्छा सुनो, क्या मैं उन स्क्रोलों की क्वालिटी देख सकता हूं? उसी समय विवेक ने लक्ष्य द्वारा बनाए गए स्क्रोलों से एक स्क्रोल निकाला और धीरज की तरफ उस स्क्रोल को बढ़ा दिया। विवेक धीरज की ओर देखकर कहने लगा, ये रही स्क्रोल। जब धीरज ने स्क्रोल को खोल के देखा तो स्क्रोल के नजारे से वो काफी चौंक गए और मन मुग्ध होकर उस नौसिखिए जादूगर शिष्य के बारे में सोचने लगा। उसके भी मन में यही ख्याल आया कि स्क्रोल को किसी चित्रकार ने बतौर एक चित्र बनाया होगा। धीरज ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, भाई क्या ये एक ही स्क्रोल इतना सुंदर है या सब एक जैसे ही हैं? विवेक ने धीरज की ओर देखकर कहा, सभी स्क्रोल एक जैसे हैं धीरज भैया। अचंभित धीरज अब और भी ज्यादा व्याकुल हो गया और सोचने लगा, जिन आम लोगों को जादू की समझ न भी हो वो भी इन स्क्रोलों को देख यही सोचेंगे कि ये महंगी और बेशकीमती चित्र है। साथ ही उसे इस बात का भी काफी दुख पहुंचा कि इन अति सुंदर स्क्रोलों को योद्धाओं और सैनिकों के सख्त हाथों में जाना होगा। धीरज के मन में इन स्क्रोलों को बनाने वाले व्यक्ति के लिए काफी इज्जत जाग गई और वो इस स्क्रोल को देखकर ये सोच ही नहीं सकता कि इसे किसी नौसिखिए जादूगर शिष्य ने बनाया होगा। उसे तो यही लगा कि इन स्क्रोलों को किसी पक्के जादूगर ने बनाया होगा। साथ ही धीरज को भी ये मालूम है कि इन स्क्रोलों को यदि वो बेचने निकले तो गर्मा गर्म पकौड़ों की तरह बिक जाएंगे, लेकिन इनके दाम आसमान छुएंगे और वो इन्हें बड़ी आसानी से अच्छे खासे दामों में बेच सकता है। और रईस घराने के अमीरजादे इन स्क्रोलों को खरीदने के लिए मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अनोखे अनूठे और नायाब जादुई वस्तुओं को जमा करने का शौक होता है और वो अपने शौक को अन्य ऊंचे वर्गीय श्रेणी के घरानों के रईसों के सामने बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। मगर इन सब के बावजूद भी धीरज को इन स्क्रोलों में एक कमी नजर आई। इन स्क्रोलों में जो माना की प्रवाह बह रही है उससे तो ये साबित होता है कि ये हाई क्वालिटी के स्क्रोल हैं, लेकिन जादू तंत्र मंत्र के जिस कागज पर उतारा गया है वो कागज हाई क्वालिटी का नहीं है और साथ ही चांदी की स्याही भी उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। यदि इन दो चीजों पर काम कर लिया जाए तो उसे एक स्क्रोल के लिए 10 सोने के सिक्के भी मिल सकते हैं। उसी समय धीरज के दिमाग में एक मंसूबा पनपा। वो खुद भी जानता है कि इस मंसूबे में कितना खतरा है, लेकिन उसे पैसों की सख्त जरूरत है और ये स्क्रोल उस समस्या का समाधान। धीरज स्क्रोल की क्वालिटी और खूबसूरती में ऐसा खोया था कि उसे ये महत्वपूर्ण सवाल मंसूबे के बाद याद आया, आखिरकार किसने इन स्क्रोलों को बनाया ये तो बताओ। धीरज ने विवेक की ओर देखते हुए प्रश्न किया। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्य। लक्ष्य का नाम सुनते ही धीरज के होश उड़ गए। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी जल्दी लक्ष्य ने इतना बड़ा चमत्कार किया कैसे। धीरज ने जिस मंसूबे के बारे में सोचा था अब उसके लिए उसे लक्ष्य से बात करनी पड़ेगी। धीरज के मंसूबे के मुताबिक अगर नौसिखिया जादूगर शिष्य दिन भर में 15 स्क्रोल तैयार करता है तो इसका मतलब है कि धीरज कम से कम 100 सोने के सिक्के एक दिन में कमा ही लेगा और वो उस नौसिखिए जादूगर शिष्य को एक दिन में 10 सोने के सिक्के देगा। विवेक, लक्ष्य कहाँ है? धीरज ने बड़े ही नर्म स्वभाव के साथ विवेक से प्रश्न किया। विवेक धीरज की ओर देखते हुए कहने लगा, वो जरा थक गया था तो टहलने के लिए बाहर निकला है। धीरज ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, विवेक जब लक्ष्य वापस लौटे तो उससे कहना कि मुझसे मेरे कमरे में मिलने आ जाए। विवेक ने धीरज की ओर देखते हुए कहा, जी धीरज भैया, अवश्य ही कह दूंगा। उसके बाद धीरज ने विवेक को एक छोटी सी थैली दी और कहने लगा, मैंने इन स्क्रोलों को कोव गांव से बड़ी मुश्किल से खरीदा है। सोचा था कि थोड़ा बहुत भी तुम्हारे काम आऊं तो मुझे खुशी होगी। केवल 20 ही स्क्रोल हैं। जानता हूं कि इतने काफी नहीं है, मगर मुझसे जितना बन पाया मैंने उतने का इंतजाम कर दिया। आपने इन स्क्रोलों को कितने में खरीदा? विवेक ने धीरज की ओर देखकर प्रश्न किया। धीरज ने विवेक की ओर देखते हुए कहा, अरे कैसी बात करते हो, पैसों की बात करने की जरूरत नहीं है, रहने दो। विवेक ने पहली बार धीरज का यह रूप देखा है, क्योंकि धीरज अपने कंजूसीपन के लिए पूरे विद्यालय में काफी मशहूर है। मगर धीरज का यह रूप देखकर विवेक के मन में उसके प्रति पहली बार दिल से इज्जत जागी। विवेक ने धीरज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उसके बाद धीरज ने फिर से लक्ष्य से मिलने की बात दोहराई और वो अपने कमरे में जा पहुंचा। अब तक लक्ष्य को इस बात का अंदाजा नहीं है कि वो धीरज के मंसूबे का हिस्सा बन चुका है और ना ही बलवंत की मीनार में किसी को भी इस बात की भनक लगी है कि लक्ष्य ने जानबूझकर एक दिन में 15-15 हाई क्वालिटी के स्क्रोल इसलिए तैयार किए ताकि वो हाई लेवल के जादूगरों की नजर में आ सके, क्योंकि नौसिखिए जादूगर शिष्यों को बलवंत के नापाक इरादों का पता तक नहीं होगा। मगर हाई लेवल के जादूगर जरूर ही बलवंत के बारे में कुछ न कुछ जानते होंगे और उनसे घुलने मिलने पर ही बलवंत के खिलाफ वो थोड़ा बहुत सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इस समय लक्ष्य मीरा की मीनार की तरफ बढ़ रहा है। भले ही वो वहां इलियास से मिलने के बहाने से जा रहा है, मगर सच तो यह है कि वो वहां किसी जादुई तंत्र मंत्र से जुड़ा अनुसंधान करने जा रहा है।
10 दिन तक लगातार स्क्रोल लिखने के बाद लक्ष्य ने कुछ नई चीजें सीखी, जैसे कि माना पर पहले से भी बेहतर रूप से नियंत्रण बनाए रख पाने की कला, और साथ ही साथ उसे लेवल 2 के जादुई तंत्र मंत्र स्वयं सुरक्षम स्वाहम के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की प्रेरणा भी मिली। और कई बदलावों के बाद लक्ष्य ने इसी लेवल 2 के जादुई तंत्र मंत्र स्वयं सुरक्षम स्वाहम की शक्ति को सुप्रीम जादुई स्किल से बढ़ाने का निर्णय लिया। मगर बलवंत की मीनार में रहकर वो इस तंत्र मंत्र पर अनुसंधान नहीं कर सकता है। असल में स्वयं सुरक्षम स्वाहम का असर कुछ यूं होता है कि जादूगर का शरीर एलिमेंटल जादुई तत्व से बने रोशनी के बांध से ढक जाता, जिसकी वजह से उसे जादुई हमलों से सुरक्षा मिलती। लेकिन इन नए मॉडिफिकेशंस के सहारे से एक शक्तिशाली रिपल्सिव ऊर्जा की प्रवाह बांध के इर्द गिर्द एक और बांध बनाएगी, जो जादूगर को शारीरिक हमलों से भी सुरक्षित रखेगी। अगर लक्ष्य का अनुसंधान पूरा हुआ तो वो लेवल 3 का जादूगर बन जाएगा, क्योंकि लेवल 2 के जादुई तंत्र मंत्र स्वयं सुरक्षम स्वाहम में किए गए बदलाव उसे अपग्रेड करके लेवल 3 के जादुई तंत्र मंत्र में बदल देंगे। लेकिन यदि इन मॉडिफिकेशंस के कारण कोई दुर्घटना घटी तो इसकी संभावना अधिक है कि उसका परिणाम भी हाई लेवल का होगा। इसी कारण लक्ष्य को अनुसंधान करने के लिए एलिमेंटल पूल की जरूरत है, क्योंकि बिना एलिमेंटल पूल के वो अनुसंधान करने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। इलियास मीरा की मीनार के मुख्य द्वार पर खड़ा इंतजार कर रहा है। कुछ समय के बाद लक्ष्य भी वहां पहुंचा। दोनों ही एक दूसरे को देखकर खिलखिला उठे। इलियास लक्ष्य की ओर देखते हुए उसकी प्रशंसा करते हुए कहने लगा, लक्ष्य, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम एक दिन में 15-15 स्क्रोल तैयार कर लेते हो। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं 10 स्क्रोल से ज्यादा नहीं बना पाया। लक्ष्य ने मुस्कुराते हुए इलियास की ओर देखा और कहने लगा, शुरुआत में तो मैं भी अधिक स्क्रोल नहीं तैयार कर पाता था, मगर अभ्यास के कारण धीरे धीरे रफ्तार भी बढ़ी और स्क्रोल के स्ट्रक्चर की समझ भी। इन्हीं कारणों से स्क्रोलों की संख्या अपने आप ही बढ़ गई। दोनों ही दोस्त बात करते और हंसते खिलखिलाते हुए मीनार में दाखिल हुए। लक्ष्य पहली बार मीरा की मीनार में आया है। इससे पहले तक उसने बस इलियास के मुंह से ही मीनार की तारीफ सुनी थी। लक्ष्य ने देखा कि किस तरह बलवंत और मीरा की मीनारें एक समान ही है, लेकिन दोनों ही मीनारों के बीच के माहौल में काफी ज्यादा अंतर है। बलवंत की मीनार का माहौल काफी नकारात्मक है, तो वहीं मीरा की मीनार के माहौल में सकारात्मकता झलक रही है। साथ ही बलवंत की मीनार में रहने वाले ज्यादातर सदस्य इतने खुशहाल और खुशमिजाज नहीं हैं, जितना मीरा की मीनार में रहने वाले सदस्य हैं। मीरा की मीनार में रहने वाले लोग हंसते हुए आपस में बात कर रहे हैं और उन्हें देखकर यही लग रहा है कि ये लोग हमेशा ही मिलजुल कर रहते होंगे। जैसे ही इन लोगों की नजरें इलियास पर गईं, उन्होंने इलियास को विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए नमस्ते कहा। उसी समय अचानक ही उन लोगों के बीच से एक नौजवान और सुंदर लड़की खड़ी हुई और इलियास की ओर आकर उसके काफी करीब खड़ी हो गई। मेरे शहजादे, क्या ये आपके दोस्त हैं? इस लड़की ने इलियास की ओर देखते हुए एक विनम्र स्वर में एक प्यारे अंदाज में लक्ष्य के बारे में सवाल किया। जादुई स्क्रोल की कारस्तानी की खबर तो मीरा की मीनार में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन बेहद ही कम लोग जानते हैं कि लक्ष्य दिखता कैसा है। इनाया, तुम मुझे इस तरह से तंग मत करो। इलियास ने सुंदर लड़की इनाया की ओर देखते हुए रूखे अंदाज में कहा। इलियास थोड़ा शर्मिंदा महसूस करने लगा और उसने अपने कदम पीछे किए, वरना इनाया उसके पास सटकर खड़ी हो जाती या फिर उसे गले लगा लेती। भले ही इलियास ने रूखे अंदाज में इनाया से बात की थी, लेकिन उसके हाव भाव को देखकर लक्ष्य को एहसास हुआ कि शायद इलियास इस लड़की के जाल में फंसने लगा है। और इनाया के तेवर देख लक्ष्य को लगा कि इनाया बखूबी इलियास को अपनी उंगली पर नचाना जानती है। लक्ष्य मन ही मन कटाक्ष भरे स्वर में कहने लगा, कभी कभी हैंडसम होना भी एक श्राप सा लगता है। बेचारा इलियास। उसके बाद लक्ष्य ने इनाया पर चोर नजरों से गौर किया। इनाया 18-19 वर्ष की होगी। उसने अपने बालों को स्वर्ण रंग से डाई किया हुआ है। उसकी आंखें नीली और बड़ी हैं और जब वो पलकें तेजी से झपकाती तो किसी मासूम सी छोटी बच्ची की तरह लगती। लेकिन उसके माना की शक्ति को महसूस करने पर लक्ष्य को लगा कि इनाया हाई लेवल की नौसिखिया जादूगरनी शिष्य है और ये बात उसे काफी रहस्यमय बनाती है। जब पहली बार लक्ष्य ने उसे देखा तो इनाया उसे मासूम लड़की और खास जादूगरनी लगी, मगर फिर दूसरी बार इनाया को देखने पर लक्ष्य को महसूस हुआ कि इनाया ढोंगी है। वो केवल मासूम बनने का नाटक कर रही है। इनाया ने जो जादूगरनियों वाली रोब पहनी है वो उसकी कमर पर कसी है, जिस कारण उसकी कमर का आकार बखूबी दिख रहा है। साथ ही उसके बालों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसने अपने बालों को संवारने में काफी समय लगाया है। जब भी इनाया इलियास के आसपास होती वो उसके प्रति काफी जिज्ञासु हो जाती। साथ ही उसने जल्द ही इस बात को समझ लिया कि इलियास जादू के प्रति कितना गंभीर है और वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलियास के ज्ञान का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। भले ही ये सभी चीजें कोई और नहीं देख सकता, लेकिन लक्ष्य की आंखों से उसकी चालें छुपी नहीं रह सकती, क्योंकि इनाया उतनी अनुभवी खिलाड़ी नहीं है। तो फिर लक्ष्य की नजरों से उसके दांव पेच आखिर कैसे छुपे रह सकते थे? लक्ष्य ने जो कुछ भी देखा, इस कारण उसने सोचा कि इनाया नाम की मासूम बला को कम नहीं समझा जा सकता।
लक्ष्य को इनाया का नाम काफी जाना पहचाना सा लगने लगा और अब वो इस सोच में पड़ गया कि उसने इनाया का नाम पहले कब, कहां और कैसे सुना था, लेकिन बहुत समय तक दिमाग पर जोर देने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आया। इसके पश्चात इलियास ने लक्ष्य को इस तरह से देखा कि मानो उसकी नजरें जैसे लक्ष्य से इस बात की इजाजत मांगने लगी कि क्या वो लक्ष्य के बारे में हॉल में मौजूद लोगों को बता सकता है। लक्ष्य ने पलके झपकाकर इलियास के मन में छुपे सवाल का जवाब देते हुए इलियास को उसके बारे में बताने की अनुमति दी। लक्ष्य को यहाँ अपनी पहचान छुपाकर कोई फायदा नहीं होने वाला है, कारणवश उसे यहाँ अपनी पहचान छुपाने की जरूरत भी नहीं है। इलियास ने हॉल में मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए कहा, दोस्तों, आप सभी ने जादूगर बलवंत जी की मीनार में रहने वाले नौसिखिए जादूगर शिष्य के बारे में तो सुना ही है, जो एक दिन में 15-15 स्क्रोल जमा करता है। आज वो यहाँ हमारे बीच पधारे हैं, लक्ष्य मिश्रा। जब इलियास उनसे बात कह रहा था तब उसने लक्ष्य की तरफ इशारा करते हुए उसका नाम लिया। इलियास के साथी किस तरह से करेंगे लक्ष्य का स्वागत? क्या लक्ष्य अपने अनुसंधान में होगा कामयाब? क्या धीरज अपने प्रस्ताव की बात लक्ष्य से कर पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए रोमांच और खतरे से भरी कहानी ट्रैप्ड इन वीडियो गेम, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।